1931 में हुई थी, 1931 में, और 1931 के बाद आज तक इस देश में संपूर्ण जनगणना नहीं हुई है। अगर जनगणना होती भी है तो SC/ST के लोगों की होती है। SC/ST के लोगों की जनगणना तो होती है, लेकिन OBC और सामान्य जाति के और मुस्लिम समाज के और अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनकी गणना नहीं होती। आज हम लोग आजादी के 75 साल के भारत में हैं। देश जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। देश में सरकारें कहती हैं कि हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन जमीन पे क्या हाल है उसको जानने के लिए जातिवार गणना होनी बहुत जरूरी है। जब हमने इस विषय को उठाने का काम किया और पार्लियामेंट में भी मेरे जरिए बार बार जातिवार जनगणना की बात हुई, तो सरकार ने जातिवार गणना की घोषणा कर दी। लेकिन हमारी मांग है कि जातिवार गणना के साथ साथ उसमें आर्थिक आंकड़े भी जारी किए जाएं। जातिवार जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएं कि किसके पास बस है, किसके पास ट्रेन है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास रहने के लिए मकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, किसके पास उद्योग धंधे हैं, किसके पास प्राइवेट रोजगार है। कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास छत नहीं है, कौन ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है, और कौन ऐसा है जिनको सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोग सस्ता राशन 5 किलो राशन लेके देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा। तो जब जातिवार गणना होगी और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होंगे तभी ये जानकारी लग पाएगी कि इस देश में भूखा कौन सो रहा है और ऐसा कौन है जिसके घर 20-20 तरह के खाने बन रहे हैं, ऐसा कौन है जिसके जानवर भी AC के कमरे में सो रहे हैं, और ऐसा कौन है जो सड़कों पे, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, रेलवे स्टेशन के, पुलों के नीचे बिना कपड़ों के सो के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। देश ये मांग कर रहा है, समय आ गया है कि धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए, और उसके लिए जातिवार जनगणना सबसे पहला कदम है। सामान्य साथियों, क्या आप चाहते हैं जातिवार गणना हो? और आप ये भी चाहते हैं कि जातिवार गणना होकर उसके आर्थिक आंकड़े जारी हों? प्यारे साथियों, मैं बात को बीच में रोकते हुए दोनों तरफ जो उत्साही नौजवान खड़े इनसे आग्रह करूंगा, क्या तो ये अपनी जगह पर बैठ जाएं, वरना मजबूरी में मुझे अपनी बात को रोकना पड़ेगा। जो इधर खड़े इनसे भी कह रहा हूं, चंद लोगों को पूरे लोगों के कार्यक्रम को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। चाहे ये नौजवान ये आगे खड़े हुए 3-4 नौजवान हो, और मैं कैमरे में इनको रखूंगा। जब भविष्य में ये किसी बात के लिए आगे आएंगे मेरे पास, तो मैं इनको सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा कर दूंगा जो लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। मेरा काम है सब लोगों पर नजर रखना और गलत करने वाले को पीछे हटाना और काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाना। मैं जब आपके यहां हूं तो हर एक व्यक्ति पे मेरी नजर है, मंच में बैठे लोगों पे भी, जो जमीन पे बैठे उन पे भी, और जो कुर्सियों बैठे उनके भी, और जो प्रोग्राम को व्यवस्थित कर रहे हैं उनपे भी। इन सब लोगों पे मेरी नजर है जो प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मैं इन सभी लोगों से बात करूंगा। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बहुजन समाज को मानने वाले लोग हैं, आप ये बताओ, क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी जनसंख्या 1931 में 52% थी, क्या 52% आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ जोर से। बहुत शानदार बात है। और संविधान में जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से है, क्योंकि संविधान
हर नागरिक को स्वाभिमान सम्मान से जीवन जीने की इजाजत देता है, उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। ये संविधान ही है जिसकी वजह से मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आज लोकसभा का देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उस पंचायत में खड़े होकर आपके हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। प्यारे साथियों, हमारी तीसरी मांग ये थी उस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए कि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है, तो आज भी इस देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे और बहुसंख्यक रूप से जिनके ऊपर ये किताब लिखी गई जंग आजादी और मुसलमान, इन मुसलमान भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है ये सरकारें रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भी हम मांगने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो अखबार पढ़ा करो, टीवी देखा करो, आजकल फोन में सब कुछ आता है। अभी राज्यपाल ने मुझे बताया कि यही जसपुर में एक कश्यप समाज की हमारी 12 साल की बेटी को दरिंदों ने नोच करके सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने का काम कर दिया। ऐसी जानकारी मुझे दी गई। जब राज्यपाल ने मुझे बताया तो मुझसे कहा भैया मैं वहां जाना चाहता हूं उस परिवार की मदद करने के लिए, और क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्या पार्टी मेरी मदद करेगी? तो मैंने इनसे कहा कि आपको जरूर जाना चाहिए और मैंने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा कि जब राज्यपाल जी यहां उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आएंगे तो हमारी पूरी टीम को जय भीम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, वीडियो को भगाना मत, पूरा देखना। जय भीम।